15,44,30,92 मतदाता थे। या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर कर दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। दोस्तों, ये सिर्फ संयोग है कि जिस दिन चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने वाला होता है, उससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं। कड़ाके की ठंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से खुले लॉन में मुलाकात करते हैं। तस्वीर बाहर आते ही राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ जाता है। गौर कीजिए, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से तो मिलते हैं, लेकिन भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को कोई खास महत्व नहीं मिलता। मुलाकात होती है लेकिन बस औपचारिक दुआ सलाम तक सीमित। साफ संकेत ये मामला उनके स्तर से ऊपर का था। उसी वक्त खबरें उड़ती है कि यूपी कैबिनेट में बदलाव होने वाला है और इस बार योगी आदित्यनाथ की मर्जी सबसे ऊपर नहीं है। लेकिन सवाल ये है, यही समय क्यों जब एसआईआर का पहला ड्राफ्ट सार्वजनिक होने वाला था, खासकर तब जब खुद योगी आदित्यनाथ पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि एसआईआर में भाजपा समर्थक वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले एसआईआर का तूफान समझिए। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची जारी कर दी है और इसके आंकड़े सत्ता के लिए झकझोर देने वाले हैं। पूरे प्रदेश में 2,89,00,000 मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में कुल वैध मतदाता बचे हैं 12,55,00,000। याद कीजिए, एक महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? उन्होंने साफ कहा था कि जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो विपक्ष के नहीं, हमारे वोटर हैं। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15,44,00,000 से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। बिहार में 8% नाम काटने पर देश भर में बवाल मच गया था। उत्तर प्रदेश में सीधे 18% वोटर बाहर हैं और कुछ जिलों में तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं। लखनऊ, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं, वहां करीब 30% वोटर कट गए। 100 में से केवल 70 वोटर वैध बचे हैं। 40 लाख मतदाताओं वाले जिले में अब सिर्फ 28 लाख वोटर। तो सवाल उठता है, क्या राजनाथ सिंह को फर्जी वोटरों ने जिताया था? बलरामपुर में 26% वोटर बाहर, 15,83,000 से सीधे 11,71,000। हापुड़ में जो नोएडा से सटा हुआ जिला है, 22% नाम कटे, 11,56,000 से अब सिर्फ 8,89,000। और समाजवादी पार्टी के गढ़ संभल में भी 20% वोटर अवैध घोषित। तो अब असली सवाल यही है कि इस पूरे वोटर कटौती के कत्लेआम से सबसे ज्यादा घबराया कौन है? किसकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है और कौन चुपचाप निश्चिंत बैठा है? बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। यही असली लड़ाई है। हालांकि 1 महीने तक दावे और आपत्तियों के लिए गुंजाइश बची है। जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वो अपना नाम जुड़वाने के लिए 6 फरवरी तक फॉर्म 6 या 7 भरकर जमा कर सकते हैं ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके। इसके लिए आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 1950 पर डायल करके मदद और जानकारी ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में आयोग ने विशेष कैंप लगाने की भी योजना बनाई है। 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है जो कि तय था। अब आइए जरा सीएम योगी की पीएम मोदी और अमित शाह के साथ दिल्ली बैठक को लेकर मची हलचल पर समझ लीजिए मामला क्या है। देखिए, यूपी कैबिनेट विस्तार की बात 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही चल रही है। अब बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने चारों खाने चित्त कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में मची चुनावी गहमा गहमी के बीच कैबिनेट के संभावित
विस्तार को लेकर तब और तापमान बढ़ गया जब दिल्ली की एक सर्द सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। माहौल इस बात से गर्म हुआ कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उस दिन दिल्ली में ही थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री से नहीं मिले, बल्कि उन्होंने दिन में अलग से नड्डा और नितिन नवीन से मुलाकात की। इसके साथ ही ये चर्चा उड़ गई कि कैबिनेट विस्तार न करने पर अड़े योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अच्छी तरह समझा दिया है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 साल से भी कम समय बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव होने और योगी आदित्यनाथ की मर्जी के खिलाफ जाकर मोदी शाह की पसंद ओबीसी तबके से आने वाले पंकज चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा है। वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। पंकज चौधरी का कद इसी से समझिए कि मोदी गोरखपुर दौरे पर सीधे उनके घर पहुंच गए थे और योगी आदित्यनाथ को पूछा तक नहीं था। घटना कुछ यूं है कि 7 जुलाई 2023 को गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष समारोह था। हवाई अड्डे पर उतरते ही नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि अब सबसे पहले पंकज चौधरी के घर जाएंगे। यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए संकेत मिलने लगे। इस पर योगी आदित्यनाथ अबाक रह गए थे। पंकज चौधरी का घर गोरखपुर के घंटाघर इलाके में हरिवंश गली में है। ये गली इतनी संकरी और सक्रिय है कि वहां तक गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती। इसी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला लगभग 150 मीटर पहले ही रुक गया। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल चलकर पंकज चौधरी के घर पहुंचे। पंकज चौधरी की मां और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्ज्वला चौधरी ने प्रधानमंत्री की आरती उतारी थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने उनकी मां से कहा था, माताजी आप तो मुझसे मिलने दिल्ली आने वाली थी, देखिए मैं ही आपके घर आ गया। उसी दिन तय हो गया था कि आने वाले समय में पार्टी के भीतर पंकज चौधरी की भूमिका योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहते थे कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। यही वजह है कि कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी भूपेंद्र चौधरी 1 साल से अधिक समय तक प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहे। उन्हें केवल तभी हटाया जा सका जब बिहार चुनाव के नतीजों ने नरेंद्र मोदी की स्थिति को भाजपा में पूरी तरह चुनौती से परे कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ भूपेंद्र चौधरी को अपनी कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भाजपा के एक उच्च पदस्थ सूत्र के हवाले से लिखा है कि योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा पूर्व निर्धारित नहीं थी। उन्हें आनन फानन में तलब किया गया था। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता को इस तरह अचानक बुलाया गया। हालांकि योगी उन नेताओं में से नहीं है जो इतनी आसानी से हथियार डाल दें। उसी सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को यह भी बताया कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा अभी अंतिम चरण तक नहीं पहुंची है। समझिए क्यों? इसके लिए अभी कई और बैठकों की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ को पार्टी और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित 21 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री हैं। अब देखना यह होगा कि होने वाले बदलावों में किसकी कितनी चलती है। लेकिन चलते चलते ये भी जान लीजिए कि जिस उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए बेंच और बस्ता तक नहीं है, उसी उत्तर प्रदेश के सरकारी खजानों से योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलाबी मीनाकारी में बनी राम मंदिर की एक भव्य प्रतिकृति भेंट की है। ये प्रतिकृति करीब 2 किलो चांदी और सोने से बनी है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय चांदी की कीमत लगभग 5 लाख रुपए प्रति किलो और सोने की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है। हीरे की कीमत तो अलग ही है और कारीगरी की लागत अलग है। सरकार ने खुद बताया है कि इस प्रतिकृति को तैयार करने में 108 दिन लगे और इस दौरान लगातार राम धुन का जाप किया गया। अब सवाल सीधा है, ये पैसा किसका है? क्या योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए हल चलाया था? क्या उन्होंने मजदूरी की है या खेत बेच दिया है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस तथाकथित रामराज में जनता की जेब काट कर पंजीरी कौन खा रहा है और कौन उड़ा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।